हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे अपना ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अभी हम देख रहे थे कि यानी नियम कानून बनाए जाते हैं, जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा। देन यदि हम बात कर रहे हैं तो कल हम आरक्षण के मामले को लेकर समझ रहे थे, राइट। तो इसको भी देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे किसने मतलब किसका क्या काम होता है। तो यदि इसमें लिखा भी गया है कि आरक्षण के मामले में किसने क्या किया, ठीक है। तो पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की औपचारिक घोषणा की। ठीक है, तो मंडल आयोग, आई होप कि आप लोग सभी लोग उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो इकट्ठे कर ली होंगी। तो इसमें क्या हुआ कि जो मंडल आयोग बनाई गई थी, तो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। और उसके बाद है कि कैबिनेट क्या करता है कि आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। ठीक है, और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय का क्या काम होता है, तो 27% आरक्षण देने का फैसला किया। और उसके बाद आता है सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन जो चार लोगों के मतलब चार पदों के नाम लिखे हुए हैं, तो इनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, वो हमने देखा। और इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कोई भी एक्ट जब पारित होता है, हर एक एक्ट की यही प्रोसेस होती है। अब उसके बाद यहाँ पे यदि हम आए कि उसके आगे देखते हैं कि और क्या क्या होता है, तो अभी काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर हमें ढूंढना है। डजंट मैटर कि कुछ अभी बाकी रह गया है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, पूरा हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, यानी कि अब हमने देखा कि संस्थाओं की तो बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी आखिर रियल में नीड क्यों है हम सबको। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। और मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य मुहैया यानी कि सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि जो भी सत्ता पे आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, राइट। और जनता ये आशा करती है कि वो लोग हमारी जो जो भी छोटी बड़ी खुशियां हैं, ज़रूरतें हैं, हालांकि खुशियां तो नहीं, आप कह सकते हो ज़रूरतें जो हमारी हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इसीलिए ये संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है कि चलो ठीक है, हमने सरकार भी बना दिया, अब कोई डिवाइडेशन ही नहीं है, तो फिर उसमें कौन बनाएगा, कौन क्या करेगा, इसलिए अलग अलग इसको डिवाइड किया जाता है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कि आप स्वास्थ्य पर ध्यान दो और शिक्षा पर ध्यान दो। ठीक है, जब हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, देन उसके बाद उनका जो एजुकेशन लेवल है बेटर रहेगा, तभी हमारे देश का डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है। और उसके बाद बात की गई है कि वह कर इकट्ठा करती है, यानी कि सरकार की यदि हम बात करें तो क्या करती है, कर इकट्ठा करती है और उसे मतलब इससे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। ठीक है, जब बजट वगैरह पेश होता है उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है। बजट पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इकोनॉमी का जो हमारा एक यूनिट है सिलेबस में, पूरा बजट का ही है। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे भी आता है, वहाँ पे ये सारी बातें बताई जाती हैं कि जो कर इकट्ठा होता है, दैट मीन जो टैक्स होता है, तो टैक्स जो लिया जाता है किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास ही जाता है। हम लोग गवर्नमेंट को ही टैक्स देते हैं। और ठीक है, कर चोरी हमें करना भी नहीं चाहिए, ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहिए। और यहाँ पे जो टैक्स होता है, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फिर उसका रख लेती है, उसको जो हमें सब्सिडी मिलती है और भी जो सुविधाएं मिलती है, हमारा ही पैसा होता है, कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सरकार जो कर इकट्ठा करती है उसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर वो खर्च करती है और उन्हें लागू करती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम बात करें खर्च करती है, और वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें क्या करती है, लागू करती है। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं, आप बहुत सी स्कीमें देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा क्या की जाती हैं, लागू की जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट चलाती है, हम गवर्नमेंट कह रहे हैं, ओवरव्यू सरकार। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब आता है कि कुछ यहाँ पे यदि हम बात करते हैं
कुछ लोगों को इन्हें लागू कराना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह मतलब तय करने वाला भी कोई नहीं, मतलब कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सबके लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो मतलब किसी एक ऐसे व्यक्ति को, यहाँ पे एक व्यक्ति नहीं बट कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा ही हम सरकार किसे कहते हैं, सरकार की आप डिफिनेशन की बात करोगे तो यहाँ एक मतलब संवैधानिक रूप में जो भी विशेष व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है, उसे ही हम सरकार कहते हैं, जहाँ पे नियम कानून उनके द्वारा बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे अगर इन यदि बात की गई है कि इन फैसलों या लागू करने में कोई विवाद उठता है, ठीक है, तो जब कोई विवाद उठेगा तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि चलो ठीक है, हमने नियम कानून बना दिया और उसके लिए भी एक संस्था बना दी, लेकिन अब विवाद उठ रहा है तो वो कहाँ, मतलब यदि उसका समस्या का समाधान फिर कहाँ किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी हमें ध्यान देना होगा कि यदि विवाद की समस्या आती है तो उसमें भी कहीं न कहीं उसके समाधान की भी हमें खोजने की ज़रूरत होती है। और यदि हम आगे आएँ तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी मतलब तय करने वाला होता है कौन सही कौन गलत है, राइट? और सबके लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए ज़िम्मेदार है। हम सबके लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन किस काम को करने के लिए ज़िम्मेदार है। और ये भी ज़रूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाए, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहें, ठीक है। यानी कि प्रमुख पद पर बैठे जो लोग हैं वो बदल जाते हैं। ऑब्वियस है कि यदि हम सरकारी अधिकारी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो आज आप हो कल कोई और है, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें प्रधानमंत्री पद की, तो प्रधानमंत्री पद में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लोग बदलते हैं, पदनाम तो आज तक नहीं बदला कि प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो पद होता है वही वैसे ही बना रहता है, ठीक है। और उसके बाद होता है कि लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं और इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो सारे नियम कानून देन उसके बाद विवाद हो रहा है, उसको अभी जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके निपटान के लिए भी जितनी ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आधुनिक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, तो जहाँ भी इन काम ऐसे काम किए जाते हैं उनको देखने के लिए जो भी विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, और इस तरह की व्यवस्थाओं को ही संस्था कहते हैं। और कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह, यानी कि कोई भी लोकतांत्रिक देश है यदि, तो वो तभी काम करेगा जब ये जो संस्थाएं होती हैं वो ठीक से क्या करती है कि अपने काम को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से क्या करती है, इसको लागू करती है। और किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। देन उसके बाद आता है कि दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल सबसे स्टार्टिंग में पढ़े वहाँ भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये संस्थाएं ही करती हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उसके बाद विधायिका कार्यपालिका जो भी है, तो उनके बारे में अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी और समझने वाले हैं। और इसमें पहला पॉइंट हमारा आता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जो पद है वो एक यदि हम बात करें तो संस्था के रूप में ही है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी है, कभी कुछ भी पूछ सकता है, हाँ, किसी को कुछ भरोसा नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट, जो कैबिनेट हमारी होती है, तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण जितने भी हमारे देश में नीतिगत फैसले होते हैं तो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं, लाइक आईएएस आईपीएस आईएफएस जो, और उसके नीचे के भी जो भी होते हैं एसडीएम पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, जब गवर्नमेंट के द्वारा वो नियम कानून बनाए जाते हैं तो उसको लागू कराने का काम किसके पास होता है,
उसको लागू कराने की जिम्मेदारी एक नौकरशाह के पास होता है, ठीक है। और यहाँ पे आशा की जाती है कि वो पूर्ण रूप से लागू कराएंगे, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम हो जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चीज़ें हमारी सीक्वेंस से कि निर्माण कानून का निर्माण कौन करता है, उसको लागू कौन कराता है, किस तरीके से, तो वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बनेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम हो गए, और भी मतलब जो भी आप देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, कमिश्नर वगैरह, इनका काम होता है कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको बखूबी लागू कराया जाए, ठीक है, और कराते भी हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। यानी कि अब हमने देखा था अभी कि विवाद हो जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए भी एक संस्था बनाई गई है जहाँ पे क्या होगा कि विवाद का निपटारा होगा, और उसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें हमारे समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, नीति का निर्माण किया जाता है, यानी कि नीतिगत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। देन उनको लागू कौन कराता है, तो नौकरशाह उनको लागू कराती है, या उसकी जिम्मेदारी होती है नौकरशाह की कि उन जो भी बनाए गए हैं इन लोगों के द्वारा नियम कानून उनको लागू कराने की। और उसके बाद यदि कहीं विवाद उत्पन्न होता है सरकार और नागरिकों के बीच में, तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें क्या करती है, क्या सही क्या गलत, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 बातें आप लोग क्लियरली अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब आता है कि क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है, यानी कि कुछ और संस्थाओं की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि मतलब उनकी भूमिका क्या है, यदि कोई संस्थाएं हैं भी तो उनकी भूमिका क्या है। और संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है, संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं, इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भी संस्थाएं होती हैं उनके नियम कानून कुछ होते हैं और उन्हें मानना भी पड़ता है, और नेताओं के भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे होते हैं। और उसके बाद आता है कि संस्थाओं की काम काज, मतलब कि काम काम में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है, और उसके बाद कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं, इसलिए संस्थाओं के साथ काम काज में परेशानी महसूस की जा सकती है, ठीक है। तो हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है कि आप रूल रेगुलेशन को नहीं कर पा रहे हो फॉलो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको परेशानियां होती है, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ इसको असहज महसूस करते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। और ऐसे में क्या होता है कि कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब ऐसे में कि चलो मतलब सबके अलग अलग कायदे कानून है, सबके अलग अलग जो भी नियम कानून बनाए गए हैं सबको मानना पड़ता है, कोई एक ही व्यक्ति को बना दिया जाए सारे फैसले वही ले ले, ठीक है। तो ऐसा हालांकि हो नहीं सकता, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इम्पॉसिबल है ये कि कोई एक ही व्यक्ति, और यदि पॉसिबल होता तो जो संविधान निर्माण किए हैं वो बहुत ही, आप मान के चलिए कि मतलब एक जीनियस टाइप के थे, ठीक है। तो जब उन्होंने उनको नहीं सही लगा तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आप मान के चलिए। और उसके बाद आता है यहाँ पे कि यदि हम बात करें कि जो भी मतलब सारे व्यक्ति फैसला ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, कायदे कानून और बैठकों की क्या ज़रूरत है, ठीक है। कुछ खुराफाती दिमाग होता है, ऐसे मतलब आ जाते हैं दिमाग में आइडियाज़, और यह क्या होता है कि सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है। यानी कि फिर वही लोकतंत्र, हमें सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हम ये चीज़ें लागू कर रहे हैं तो हर तरीके से ये चीज़ें फॉलो हो पाएंगी कि नहीं, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था है यहाँ पे। और यदि हम कहीं ना कहीं लागू करते हैं तो वही तानाशाह वाला आ जाएगा, एक का ही शासन चल रहा है, फिर ये पूरा जो भी इलेक्शन वगैरह का हम पढ़ें, क्या मतलब उसका, एक ही को बना दिया जाए राजा और वही करेगा, ठीक है। तो फिर वही तो राजशाही वाला आ जाएगा। इसलिए इसमें क्या कहा कि ये लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है, और संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मामले मतलब मायने में उपयोगी होता है, और किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला
क्या होता है कि मतलब झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं, और इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि 27% आरक्षण की बात की जा रही है पिछड़े वर्गों के लिए, तो वो कब से उसकी प्रोसेस चली आ रही थी, यानी कि हम बात करें 1979 से लेके 90 तक, यानी कि 1990 या 93, आप मान के चलिए कि 93 तक वो पूर्ण रूप से लागू हो पाता है, विवाद वगैरह का होता है, निपटारा होता है, उसके बाद वो लागू होता है। ठीक है, तो यानी कितना लंबा प्रोसेस इसका चला, सारी चीज़ें हुई, किस तरीके से सर्च वगैरह करके उनमें कि किसको ज़रूरत है रियल में, किसको नहीं है, पूरा क्राइटेरिया बनाया गया, देन उसके बाद ही सारे नियम कानून लागू किए गए। ठीक है, और उसके बाद अब आता है पहली, यदि हम संस्था की बात करें, संसद। संसद में यदि हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? यानी कि कार्यालय ज्ञापन में हमने संसद में देखा था ना कि दोनों सदनों में पेश किया गया था। और उसके बाद जो मंडल आयोग की सिफारिश थी, मतलब मंडल आयोग की सिफारिश में जो डाटा लाया गया था उसे दोनों ही सदनों में पेश किया गया था। ठीक है, तो दोनों सदन यानी कि संसद में हम बात की कि राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो इसमें क्या बात की गई कि कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में आपको संसद की भूमिका याद है, और शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद में नहीं किया गया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फैसला संसद ने नहीं किया। ऑब्वियस है कि एक सरकारी अधिकारी उसमें हस्ताक्षर कर रहा है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें, ये मान लें कि संसद की कोई भूमिका ही नहीं थी, तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि पहले हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालकर देखते हैं कि क्या उसमें, यानी कि उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, और दूसरा था हमारा कि भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, और प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर इसकी चर्चा हुई और भारत के राष्ट्रपति में ने इसका जो भी मंडल आयोग का था और जो आरक्षण के बारे में था उसका जिक्र किया था, और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं हमको भूमिका क्या होती है, दिखाई देती है। और यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। ठीक है, हमने देखा था कि जब ये पेश किया जाएगा, सिफारिश जो भी मंडल आयोग थी उनकी सिफारिश में जो भी लाया गया डाटा और पेश किया गया, तो संसद में काफ़ी लंबी बहस हुई थी। ठीक है, और हम यहाँ पे इसकी चर्चा आई हुई थी और देखे भी है। तो क्या हुआ कि चर्चा हुई, और इसके बाद यदि हम बात करें तो चर्चा से क्या हुआ, सरकार की राय प्रभावित हुई थी, और इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्यवाही करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की एक कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता। अब यहाँ पे जो कैबिनेट थी, अब वो कैबिनेट कहाँ पे होती है, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो संसद में ही होती है। तो यहाँ पे यदि संसद मंजूरी ना दी होती उनके फैसलों को, तो ये फैसला लागू नहीं होता। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि संसद की भूमिका इसमें बिल्कुल नहीं थी। और उसके बाद हमारा आता है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों। अब संसद की जब इतनी इंपॉर्टेंस है, तो हमें आवश्यकता क्यों है संसद की, कि संसद ही जब उसे आदेश देगा तभी वो आगे बढ़ता है। तो इसमें बात की गई है कि हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। और भारत में यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्या बात की गई, संसद किसे कहा जाता है, तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। अभी संसद के बारे में एक करंट टॉपिक चल रहा है
कि ये संसद भवन आप लोगों के लिए आज का होमवर्क भी है कि किसने बनवाया था। और इसको फिर मतलब कि यहाँ पे पुनः इसके निर्माण की चर्चा चल रही है, भूमि पूजन वगैरह भी हो चुकी है, अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि पूजन हुई है और उसके बाद संसद भवन का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उधर भी बनाया जा रहा है, मतलब ईस्ट वेस्ट का जो भी है। ठीक है, तो उसमें भी काम चालू है, यानी कि पूरा अब बेहतर तरीके से उसका पुनर्निर्माण की बात की जा रही है। और इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ तक ये सही है, कितना खर्चा लग रहा है, खर्चा लग रहा है तो देश की इकोनॉमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इतना खर्चा करना उचित है, क्या इसका पुनर्निर्माण करना उचित है या नहीं। तो वो चीज़ें आप लोग करेंट अफेयर जो भी यदि पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ें कवर कर लीजिएगा। ठीक है, कि इसके पुनर्निर्माण की जो भी बातें हैं वो किस तरीके से हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, क्या आगे हमें करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं, वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और हाँ, ये बताइएगा कि संसद भवन अभी का तो बना नहीं है। ठीक है, तो संसद भवन जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है और किस सन में बनाया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा, यदि पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो कहीं पे सर्च करके लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा और आप बता भी देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हम संसद भवन की, मैंने संसद का जिक्र है तो इसलिए बताया आपको कि पुनर्निर्माण की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पे क्या हुआ है कि संसद कहा जाता है, यानी कि सभा को, जो राष्ट्रीय सभा होती है उसे संसद कहते हैं। संसद भवन तो एक वो होता है जहाँ पे लोग मतलब सभा बैठती है। ठीक है, लेकिन यदि संसद की हम बात करें तो राष्ट्रीय सभा को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ठीक है, और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं, यानी कि जो हमारे सेंटर पे संसद होती है, राज्य स्तर पर हम क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हर लोकतांत्रिक यदि अलग, जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ संसद है तो अमेरिका में भी संसद ही कहा जाता है। अभी हम बता रहे हैं अमेरिका में क्या कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया कि हर मतलब पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला आता है, यदि हम बात करें कि अलग अलग देशों की बात करते हैं तो अमेरिका में आप देखते हो सीनेट कहा जाता है। अमेरिका की जो संसद होती है उसे सीनेट कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही जापान की ले लीजिए, आप रूस की ले लीजिए, यहाँ पे ड्यूमा डाइट जो भी है उनकी संसद का नाम होता है। तो इस तरीके से यानी कि हर एक देश की जो भी संसद होती है हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में संसद है तो अमेरिका में भी होगी, तो अमेरिका में उसे सीनेट कहा जाता है। एक्चुअल में जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं ज़्यादा एग्जाम्पल मतलब कंपेयर जो होता है हम अमेरिका से ही करते हैं ज़्यादातर। आप देखोगे लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे, वहाँ भी अमेरिका, कोई भी कंट्री की यदि हम संविधान पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डेवलप कंट्री की ही बात की जाती है, एक शक्तिशाली कंट्री है। ठीक है, और इसमें पहले पॉइंट की बात करें तो क्या आता है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। यानी कानून बनाने में हमने अभी देखा कि मतलब इसका रोल नहीं तो रोल बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा यदि किसी का हाथ है वो किसका अधिकार है, संसद का होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं और दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं या मौजूदा कानून को खत्म कर सकती हैं और उसकी जगह नए कानून बना सकती हैं। ठीक है, यानी दुनिया भर के किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात करोगे वहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, यानी जो भी संसद होती है कानून बना सकती है, बिगाड़ सकती है, संशोधन उसमें कर सकती है, उसको हटा सकती है। आर्टिकल 370 बहुत सारे हमारे आर्टिकल्स में संशोधन हुआ है। और यदि हम इसीलिए क्या होता है करंट से अपडेट रहते हैं, जैसे करंट अफेयर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, हमें अपडेट रहना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आज हम जी रहे हैं, हमें आज पे जीना चाहिए। कल जो हुआ इतिहास पढ़ेंगे तो आज समझ में आएगा। ठीक है, यानी हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, तो सिंपल सा है कि इतिहास पढ़ेंगे तो हमको वर्तमान समझ में आएगा कि वर्तमान सिचुएशन क्या है, लेकिन वर्तमान से अवगत रहना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बिल्कुल होना भी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि सारी चीज़ें मतलब व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। और दूसरा है कि दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा
और पूर्ण नियंत्रण हासिल है और संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा नियंत्रण है और संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले क्या करते हैं, फैसला करते हैं। और उसके बाद आता है कि सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार में जितना टैक्स वगैरह इकट्ठा होता है तो उसमें किसका नियंत्रण होता है, संसद का ही होता है। और अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जाता है। यानी कि बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं तो जहां पे क्या किया जाता है कि संसद की मंजूरी के बाद ही, अपना देश भी मिला लीजिएगा इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मंजूरी के बाद ही पैसा खर्च किया जाता है। और सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति और मतलब राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। यानी कि ये संसद के जो इम्पोर्टेंट कार्य है कि संसद हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी बातें हैं और इसलिए संसद इम्पोर्टेंट है हमारे ही लिए नहीं, जो भी लोकतांत्रिक कंट्रियां हैं उन सब के लिए। ठीक है, और उसके बाद आता है संसद के दो सदन। संसद के दो सदन की यदि हम बात करें तो क्या होता है कि चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें क्या कहते हैं, चेम्बर या सदन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है कि दूसरे सदन के सदस्य जो होते हैं अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष, यानी कि बात करें हम तो कुछ विशेष वो लोग काम करते हैं। और दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है कि विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। ठीक है, हमने देखा संसद के हमारे दो सदन। ठीक है, यहाँ संसद के दो सदन की बात करी, हालांकि अंग की बात करते हैं तो तीन है, क्योंकि राष्ट्रपति है वो संसद का अंग ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सदन इसके या चेम्बर दो ही है। कौन सा है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो लोकसभा में हमने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से जो भी प्रतिनिधि होते हैं चुने जाते हैं और असली अपना अधिकार प्रयोग करते हैं। और उसके बाद होता है कि दूसरा सदन होता है, परोक्ष रूप से चुना जाता है और कुछ विशेष काम करते हैं। जैसे कि दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है, ये आप बातें कहीं नोट कर लीजिएगा, बेहतर होगा। संसद के सदन और पहले सदन में प्रत्यक्ष रूप से चुना होता है, दूसरे सदन में परोक्ष। और उसके बाद हम देखेंगे कि काम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो विशेष वर्ग होता है दूसरे सदन में, ठीक है, राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। और हमारे देश में संसद के दो सदन है, दोनों सदनों में एक को राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे को लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक है। लोकसभा जो हमारी होती है वो उसे हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा जो होती है इसे हम उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा की बात करें तो यदि काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, सॉरी, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, लोकसभा को हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं। तो जो मैंने अभी आपको ये बनाया ग्राफ, ऐसे करके आप लोग इसको बनाएंगे चार्ट को। यहाँ पे लोकसभा लिखेंगे, संसद के दो सदन, और यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे राज्यसभा। राज्यसभा में, लोकसभा में इसमें लिखेंगे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, इसमें परोक्ष रूप से। उसके बाद इसके विशेष काम क्या क्या होते हैं और इनके अन्य नाम जो है तो आप लिखेंगे हाउस ऑफ पीपल्स, यानी कि ये जो लोकसभा है हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं या इसे निम्न सदन भी कहते हैं। और उसके बाद जनता का सदन, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल्स का मतलब क्या हुआ, किसे जनता का सदन भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को अपनी नोट्स में ये चीज़ें नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे जनता का सदन हो गया और उसके बाद ये लोकसभा हमारा, ये राज्यसभा, ठीक है। जनता का सदन हो गया यानी कि इंग्लिश में आप हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैसे हैं। और उसके बाद निम्न सदन हो गया, उच्च सदन हो गया, ठीक है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद आता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। तो राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया 3 अंग होते हैं संसद के, लेकिन वो उसका यदि हम बात करें तो कोई राष्ट्रपति को ये नहीं होता कि आप लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो तभी आप राष्ट्रपति पद पर आओगे, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए होता है कि आप लोकसभा के सदस्य होने चाहिए।
उपराष्ट्रपति के लिए होता है आप राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई नहीं है, जबकि उनके फैसले मतलब उनके ही यदि बात करें तो फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही जो भी लिए जाते हैं, मंजूरी के बाद ही वो लागू किए जाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा कि आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा, ठीक है। अध्याय 4 से आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, हमने वहाँ चुनाव की प्रक्रिया देखी। अब संसद के दोनों सदनों के गठन के प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें यदि हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोनों में, ऐसा नहीं एक में, और ये जितने हैं आपको आज पूरा करना है, बताऊंगी मैं कल, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसको भी आपको बताना है कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, कल ही बता चुकी थी। और उसके बाद आता है कि सदस्यों को कौन चुनता है। तो लोकसभा में सदस्यों को कौन चुनता, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई। राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है और उनका कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट किए दे रही हूँ। लोकसभा कभी भंग नहीं होती, सॉरी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वह एक स्थायी सदन है। लोकसभा हर 5वें साल भंग हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अंदाजा लगाना है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, और उसके बाद आता है कि क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी है। तो हालांकि इसका आंसर तो आपको अभी पता चल गया, जो मैं अभी बोली, तो इसका आंसर वही होगा कि मतलब सदन को, तो लोकसभा तो हर 5 साल में भंग होती है, और लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और ये बिल्कुल संसद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यायपालिका और संसद से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इनको आपको रट लेना है, संसद के जो भी काम है, जो भी इसके सदन है, इनके बारे में। और ये क्वेश्चंस का आंसर बहुत ईजी है, एकदम से ईजी है, ठीक है। तो जो भी बिल्कुल अपना पूरा माइंड लगा के देखते होंगे, कंसंट्रेट माइंड से यहीं पे ध्यान रहता होगा, तो इजीली आप लोग आंसर कर पाओगे। और उसके बाद आता है लोकसभा बनाम राज्यसभा। तो हम देखेंगे, ये जानना तो जरूरी है भैया कि मतलब दो क्यों किया गया, एक में ही काम चल जाता। तो अब देखते हैं लोकसभा का क्या वर्क होता है, राज्यसभा क्या है। इसमें यदि हम बात करें तो दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है, ठीक है। सबसे पहले तो अब दो भाई हैं, दोनों में से अधिक ताकतवर कौन है, इसके बारे में हम चर्चा कर ले। तो पहला है कि राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस, यानी कि जो मैंने बताया ना उच्च सदन कहा जाता है, तो अपर हाउस, और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब इसका यह मतलब नहीं कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है, ठीक है। हमारे संविधान की यदि बात करें तो अपर हाउस लोअर हाउस की बात नहीं की गई है, लेकिन जो इनके अन्य नाम है लोकसभा, राज्यसभा के अपर हाउस, लोअर हाउस, जनता का सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि माइंड नहीं, वरना आपको क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, और उसके बाद होता है कि हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को जो कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। और आइए देखें कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करें, यानी कि इसमें क्या बात की गई कि हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, यानी राज्यसभा को, लोकसभा को नहीं, ठीक है। किसके संबंध में, राज्यों के संबंध में। हमने पहले भी देखा कि इसके कुछ विशेष क्षेत्र है राज्य वगैरह के, जो कि इनको दिए गए हैं। तो लेकिन क्या होता है कि अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही होते हैं। ज्यादातर मसलों पर जो सर्वोच्च अधिकार होते हैं वो किसके पास होते हैं, लोकसभा के पास ही होते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे ये मत समझ लीजिए कि उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, तो लोकसभा निम्न सदन यानी कि काफी कम अधिकार होते होंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि राज्यों के संबंध में राज्यसभा के पास ज़्यादा कुछ अधिकार हैं, लेकिन लोकसभा के पास हर एक क्षेत्र से ज़्यादा अधिकार माने जाते हैं। अब इनमें कुछ पॉइंट्स हैं, बात करते हैं क्या क्या है। तो इसमें बताया गया कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है। कोई भी सामान्य कानून है उसे पारित करने के लिए दोनों सदन की जरूरत होती है, एक सदन नहीं पारित कर सकता, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यदि एक सदन की मंजूरी हुई, एक की नहीं हुई, तो वो नियम कानून पड़ा रह जाएगा पेंडिंग में, जब तक उसको मंजूरी दोनों सदनों से नहीं मिलती है। लेकिन अगर किसी अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो,
तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है और इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में यानी कि क्या होता है कि फिर जब दोनों में ही मतभेद रहता है तो फिर इकट्ठा बढ़ते हैं। यानी पहले तो आप बिल यहाँ से भेज दो लोकसभा में, लोकसभा वाले उसको पारित करके राज्यसभा में भेज दे, राज्यसभा वाले उसको लागू कर ले। लेकिन जब दोनों में मतभेद है, नहीं चाह रहे, तो फिर दोनों को इकट्ठा बैठाओ, ठीक है। उसके बाद चर्चा करो और उसके बाद क्या होता है कि लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। यानी फिर जब दोनों इकट्ठा मर्ज होकर बैठते हैं और बैठक की जाती है तो वहाँ पे फिर क्या किया जाता है कि यदि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यदि राज्यसभा वाले की मेजोरिटी कम भी होती है किसी भी कानून के लिए, तो वहाँ पे फिर लोकसभा वालों का ही मान्य होगा, ठीक है, ऐसी स्थिति में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। यानी कि पैसों के मामले में यदि हम बात करते हैं तो लोकसभा का सबसे बड़ा अधिकार होता है, ठीक है। यहाँ पे यदि लोकसभा ने पारित कर दिया है कोई भी कानून पैसों से रिलेटेड, तो उसे राज्यसभा की हिम्मत नहीं कि वो खारिज कर दे। यानी लोकसभा वाला जो भाई है वो ज्यादा ताकतवर, आप समझ के चल सकते हो, ठीक है। स्टेट के नजरिए से राज्यसभा है, ये बात आपको ध्यान में रखना। लोकसभा को उसमें थोड़ा कम महत्व है, लेकिन लोकसभा का हर एक क्षेत्र पे ज्यादा महत्व है, ठीक है। तो पैसों के मामले में किसका है? लोकसभा का है। और राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 डेज यानी कि ये बात करें तो 14 दिनों की देरी तक मतलब देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है वह उन सुझावों को माने या ना माने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कुल मनी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, ठीक है, तो सिर्फ ये क्या कर सकती है, कई तरीके के मनी से रिलेटेड भी बजट पेश किए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें 14 दिन तक ये रख सकती है। 14 दिन के बाद मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम वापस करो, हमें ऐसे ही पारित कर देंगे, ठीक है। उसमें सरकार के पास अधिकार, ये संशोधन के लिए कुछ बता सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ियां है, लेकिन जड़ से खारिज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। मनी के मामले में, सिर्फ पैसों के मामले में भी यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो राज्यसभा इसमें नहीं हस्तक्षेप कर सकती। हाँ, ये बता सकती कि इसमें संशोधन करने लायक है, कुछ ये बदलने लायक आप कर सकते हो, और वो भी डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि वो मानती है कि नहीं मानती है। क्योंकि उसे नहीं लगता कि इसमें हम संशोधन करें तो नहीं भी कर सकती है, लेकिन उसे 14 दिन के अंदर तक ही लौटा देना पड़ता। मनी बिल जितने भी होंगे उसे लौटा देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे, बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि लोकसभा की भूमिका क्या है, राज्यसभा की भूमिका क्या है, किस किस एरिया में, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, और तीसरे में बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिससे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कहते कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों का पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। अब राज्यसभा में वही जो मैंने बताया ना कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिकॉज वहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपने कह दिया ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि आज कमलनाथ जी की सरकार गिर गई, बहुत अच्छे तरीके से ये बातें हम समझ चुके हैं। हम बात करते हैं कि इसकी सरकार गिर गई, उसकी सरकार गिर गई, तो क्यों गिर जाती है? क्योंकि उसके आधे से अधिक मंत्री चले जाते हैं। जो जिस पार्टी की सरकार रहती है उसके जब मंत्री आधे से अधिक वहाँ से निकल जाएंगे तो भैया आपके पास बहुमत ही नहीं है, आप क्यों हो यहाँ पे, आपको ही जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से है कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री महोदय बनते हैं वो क्या बनते हैं, जिस भी पार्टी के बने उन्हें सबसे पहला तो होता है कि आप प्रधानमंत्री की शर्तों पे पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। तो ये तो ठीक है, आम बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। किसका सदस्य होना चाहिए? लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं। और यदि लोकसभा में जिस पार्टी का वो मेंबर है, जैसे मोदी जी की बात करें बीजेपी से है, यदि बीजेपी पार्टी के आधे से अधिक लीडर क्या होते हैं, चले जाते, क्योंकि संसद में सिर्फ एक ही पार्टी के नहीं होते, कई सारी पार्टी के होते हैं। हमने आरक्षण की भी बात की तो वो वाले भी होते हैं, SC ST वाले भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं। तो इसमें यदि बीजेपी की मेजोरिटी है तभी तो वो सत्ता पे है। यदि उनकी मेजोरिटी यानी कि आधे से अधिक मंत्री चले गए, ठीक है, तो मंत्री चले गए यानी अपने आप ही वो भंग हो जानी है।
उनको मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, जो बचे हुए होंगे उनको इस्तीफ़ा देके निकलना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस जो होगी वो फिर से कराई जाएगी और पूरा मतलब कि आप कह सकते हैं कि लोकसभा भंग हो सकती है। सीधे तौर पे आप समझ सकते हो, जबकि राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। ठीक है? अब आता है यहाँ पे हम बात करें कि लोकसभा में 1 दिन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो भी है, और राजनैतिक कार्यपालिका के बारे में भी देखेंगे क्या-क्या, कैसे-कैसे प्रोसेस है। लेकिन जो मैं आज हम होमवर्क दी हूँ बहुत ईज़ी है, आपको करके बताना है मुझे, ठीक है? और उसके बाद मंडल आयोग और जो इंदिरा साहनी के बारे में हमने बात की थी, प्लीज़ उसको कर लीजिएगा आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। कोई मैं ऐसा काम नहीं दे रही हूँ जो कि हमारे काम का ना हो, ठीक है? बहुत ये चीज़ें काम की हैं, किताब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा काम हो इससे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।